नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। इसमें हमारी सीरीज़ आपको ज़रूर मदद कर रही होगी। एकेडमिक एप्टीट्यूड के यूनिट नंबर 2 की हमने विशेष सीरीज़ शुरू कर दी है यूनिट नंबर 1 के बाद। इसमें दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, इसके डेफिनेशंस और इसके अलावा इसके मेज़रमेंट के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। आज हम दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये काफ़ी दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देख लेना क्योंकि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और इसके टाइप्स, इसके अलावा इसको मेज़रमेंट के तरीके भी दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप बुद्धि के सिद्धांत की ओर को जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों अगर हमें बुद्धि के स्वरूप को पूरी तरह से जानना है या पूरी तरह से दोस्तों उसको इंटरप्रेट करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हमें दोस्तों बुद्धि के सिद्धांतों की ओर को जाना पड़ेगा। उनके बारे में दोस्तों हमें ध्यान देना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों का दोस्तों प्रारंभ से ही ये प्रयास रहा है कि बुद्धि को डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिफिक थ्योरी का प्रतिपादन किया जाए। और आज के समय में दोस्तों हमारे पास कई सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। इन सभी सिद्धांतों को मूल रूप से दोस्तों दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। एक आता है कारकी सिद्धांत, एक आता है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत यानी कि फैक्टोरियल थ्योरीज, एंड इसके अलावा दोस्तों आती है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। जब दोस्तों हम बात करते हैं कारकी सिद्धांत के बारे में, तो इस श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को रखा गया है जिनमें बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में दोस्तों की जाती है। अगर हम इन कारकों की बात करें तो इनको दोस्तों एक कारक विश्लेषण मेथड होती है दोस्तों, फैक्टर एनालिसिस मेथड, जिसको कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं। इसके द्वारा इनको दोस्तों ज्ञात किया जाता है और इन कारकों को आपस में मिलाकर ही व्यक्ति की बुद्धि की व्याख्या की गई है। तो कारकी सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों हमारे कई सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे कि स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, इसके अलावा कैटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। इस तरह के दोस्तों कई सारे सिद्धांत आते हैं। इनके बारे में एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज है, इसके अंतर्गत जो सिद्धांत आते हैं उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। इस श्रेणी में आने वाले दोस्तों प्रमुख सिद्धांत की हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत यानी कि स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था और इन्होंने दोस्तों ये बताया कि जो बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होते हैं, यानी कि बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। एक होता है दोस्तों सामान्य कारक, जिसको कि हम जी फैक्टर के नाम से दोस्तों जानते हैं, और एक होता है दोस्तों विशिष्ट कारक यानी कि इसको हम स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस कारक के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत को दोस्तों जी कारक सिद्धांत भी बोला जाता है। बेसिकली दोस्तों इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर सभी तरह की मानसिक क्रियाएं करनी है तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जी कारक उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि सभी प्रकार की हर मानसिक कार्य को करने के लिए एक सामान्य क्षमता की भिन्न भिन्न मात्रा एक व्यक्ति में दोस्तों मौजूद होती है। अब ये जो भिन्न भिन्न मात्रा है, किसी व्यक्ति में दोस्तों ये ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जिस व्यक्ति में ये जो जी कारक है उतना ज़्यादा होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह की मानसिक कार्यों को करने में दोस्तों वो तेज होगा या फिर निपुण होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर कोई स्पेसिफिक कार्य हमें करना है या फिर कोई प्रत्येक मानसिक कार्य को अगर करना है तो उसमें क्या होती है, एक विशिष्टता होती है, यानी कि एक स्पेसिसिटी होती है, ठीक है ना। यानी कि कोई स्पेसिफिक कार्य करने के लिए आपको वहाँ पर फिर स्पेसिफिक कारक की दोस्तों वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप देखें तो सभी प्रकार के मानसिक कार्य करने के लिए आपको जी कारक चाहिए और फिर उसके बाद प्रत्येक मानसिक कारकों के अंदर दोस्तों आपकी क्या होती है, एक विशिष्टता होती है और उसके लिए फिर आपको क्या होता है कि एस कारक की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्होंने बुद्धि सिद्धांत को दो मूल कारकों में माना, एक माना कि भाई सामान्य कारक और एक माना विशिष्ट कारक। तो इसको दोस्तों स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा कारक सिद्धांत है उसका नाम है दोस्तों थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत या थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों थर्स्टन ने 1938 में किया था
एंड इनके द्वारा दोस्तों बताया गया था कि जैसे कि स्पीयरमैन ने बताया था कि देयर आर ओनली 2 फैक्टर। इनके द्वारा दोस्तों जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दोस्तों बुद्धि की व्याख्या करने के लिए कई सारे दोस्तों कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की जाती है, ना सिर्फ 2 कारकों के आधार पर। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर सिंपली ये बताया कि जो सामूहिक कारक सिद्धांत में कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं को एक समान प्रधान कारक होता है, यानी बेसिकली इन्होंने सिंपली ये बताया कि हमारी जो कुछ मेंटल एबिलिटी होंगी उनका एक ग्रुप बन जाएगा और उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का एक दोस्तों एक प्रधान कारक होगा। ऐसी दोस्तों कुछ अलग मानसिक प्रक्रियाएं होंगी, वो एक दूसरे से भले ही वो थोड़ा भिन्न होगी और उनका दोस्तों क्या होगा, एक प्रधान कारक होगा। सिमिलरली एक ग्रुप बनेगा, इसमें कई सारी आपकी मानसिक क्रियाएं आएंगी, उनका एक क्या होगा, प्रधान कारक होगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। तो यहाँ पर देख लीजिए, थर्स्टन के सामूहिक कारक सिद्धांत में कुछ मानसिक प्रक्रियाओं क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है तथा साथ ही साथ उन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से भी भिन्न रखता है। यानी कि ये जो मानसिक क्रियाएं हैं आपस में क्या होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं ड्यू टू दिस जो आपका ये प्रधान कारक है। और ऐसी सभी मानसिक प्रक्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है आपस में दोस्तों क्या होती है, कोरिलेटेड होती है। यानी कि जितनी भी आपकी मानसिक क्रियाएं होंगी ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगी, सहसंबंधित होगी और एक साथ मिलकर क्या बनाती है, एक समूह का निर्माण बनाती है, यानी कि ग्रुप बनाती है। इसीलिए दोस्तों इसको समूह कारक सिद्धांत बोला गया है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपकी क्या होगी, कई सारी मेंटल क्रियाएं होंगी या प्रक्रियाएं होंगी और ये सभी जो मेंटल प्रक्रियाएं हैं आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगी, ये मिलकर क्या बनाएंगी, ग्रुप बनाएंगी और इनका दोस्तों क्या होगा, एक प्रधान कारक होगा। ठीक है, और सिमिलरली फिर आपकी जो दूसरी मेंटल क्रियाएं जो आपस में कोरिलेटेड होंगी, एक दूसरे से भले ही भिन्न हो, लेकिन इनका क्या होगा, एक ग्रुप बनाएंगी और इनका क्या होगा, एक प्रधान कारक होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला जो कारक है इसको प्रधान क्षमता भी बोला जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली इस तरह के दोस्तों जो थर्स्टन है इनके द्वारा 7 प्रधान क्षमताओं की दोस्तों यहाँ पर बात करी गई है। यानी कि बेसिकली देयर आर 7 ग्रुप्स और 7 ग्रुप्स के अंदर दोस्तों क्या होती है, 7 प्रधान क्षमताएं होती हैं, 7 प्रधान कारक होते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में आपकी 6 ही क्षमताएं थी, फिर इसके बाद दोस्तों उन्होंने एनालाइज करते गए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर एनालिसिस मेथड, जिससे हमने आपको बताया था, और धीरे धीरे क्या कहते हैं इनके द्वारा फिर आगे और क्षमताओं को एक्सटेंड किया गया। तो अभी दोस्तों हम बात करें तो 7 प्रधान क्षमताओं का स्पष्टीकरण इनके द्वारा दिया गया। इन 7 प्रधान क्षमताओं को मापने के लिए दोस्तों एक टेस्ट को भी ऑर्गेनाइज किया गया, बैटरी जिसको हम कहते हैं परीक्षण माला। यानी कि कई सारे जब आपके टेस्ट होते हैं, जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसको बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो एक परीक्षण माला को दोस्तों तैयार किया गया जिससे प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण बोला गया, या फिर इसको दोस्तों आप पीएमए टेस्ट की संज्ञा दी जाती है, या फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या फिर टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत में जो आपकी 7 प्रधान क्षमताएं हैं उनको मापने के लिए एक टेस्ट को बनाया गया, जिसको कि हम टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जरा 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ क्षमता। शाब्दिक अर्थ क्षमता यानी कि इसको हम बेसिकली वर्बल मीनिंग एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। वर्बल मीनिंग एबिलिटी इसको हम वी से दिखाते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि भाई शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को दोस्तों क्या बुलाता है, शाब्दिक अर्थ क्षमता बुलाता है, जिसे हम अक्षर वी के द्वारा संबोधित करते हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्षमता दोस्तों के एक प्रधान कारक है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आएंगी, कई सारी मानसिक क्रियाएं आएंगी जो कि आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होगी, और इसमें जो प्रधान क्षमता होगी वो क्या होगी, शाब्दिक अर्थ क्षमता होगी। तो शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ को समझने की क्षमता को ही शाब्दिक अर्थ क्षमता बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली आती है शब्द प्रवाह क्षमता, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी यानी कि दिए गए शब्दों से असंबंधित या फिर अलग शब्दों को सोचने की क्षमता को शब्द प्रवाह क्षमता बोला जाता है। द एबिलिटी टू थिंक ऑफ वर्ड्स अनरिलेटेड और डिफरेंट फ्रॉम अ गिवन वर्ड वाज कॉल्ड वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, और इसको हम दोस्तों W से संबोधित करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली प्रधान क्षमता आती है वो आती है दैसिक क्षमता, यानी कि स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी दोस्तों द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट हाइपोथेटिकली इन अ गिवन स्पेस इज कॉल्ड स्पेशियल एबिलिटी, यानी कि किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं के परिचालन करने की क्षमता को हम दैसिक क्षमता बोलते हैं, और इसको हम अक्षर S से संबोधित करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्षमता है उसको हम
आंकिक क्षमता के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रधान क्षमता। तो यहाँ पर आप आंकिक क्षमता की बात करें कि परिशुद्धता तथा तीव्रता के संग आंकिक परिकलन करने की क्षमता को आंकिक क्षमता बोला गया है। यानी कि आप कितने जल्दी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं विद एक्यूरेसी एंड स्पीड, उसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं और इसको दोस्तों हम एन से संबोधित करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली आती है तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। तो वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम खोज करने की क्षमता को हम तर्क क्षमता बोलते हैं। जैसे कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करते हैं तो इसे अक्षर आर से संबोधित किया जाता है, यानी कि द एबिलिटी टू डिस्कवर द रूल हिडन इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो इट इज नोन एज अ रीजनिंग एबिलिटी। सो इसको हम आर से शो करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली आती है स्मृति क्षमता। सो किसी पाठ या विषय या घटना को जल्द से जल्द याद कर लेने की क्षमता को स्मृति क्षमता बोलते हैं। इसको दोस्तों हम एम से शो करते हैं, सो मेमोरी एबिलिटी। इसके बाद आती है दोस्तों परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी यानी कि प्रक्षेपणात्मक गति क्षमता। सो किसी घटना या वस्तु की विस्तृतता का तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता को प्रक्षेपणात्मक गति क्षमता बोला जाता है। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग को कितने जल्दी आप परसीव कर पाते हैं, ठीक है, कितनी तेजी से उसको प्रत्यक्षण उसका कर पाते हैं, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता या फिर परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी दोस्तों उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी एक और प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, एक और प्रधान क्षमता है, इसको हम पी से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके अभी तक के सिद्धांत। अब दोस्तों हम बात करेंगे बहुकारक सिद्धांत के बारे में, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसके बाद दोस्तों हमने समूह कारक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब आता है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब देखिए, जैसे स्पीयरमैन का खंडन थर्स्टन ने किया कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए केवल दो कारक आवश्यक नहीं है, इसी तरह से दोस्तों जो बहुकारक सिद्धांत है इसमें बेसिकली दो आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो भी बहुकारक सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है दोस्तों वो भी बहुकारक सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने पहले दिया था सिद्धांत, गिलफोर्ड ने दोस्तों बाद में दिया। तो गिलफोर्ड का आधुनिक सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का थोड़ा पुराना सिद्धांत है। दोनों के दोनों यही मानते हैं कि दोस्तों कि बुद्धि को सिर्फ दो कारकों के आधार पर नहीं डिफाइन किया जा सकता। बुद्धि की जो रचना होती है बहुत छोटे छोटे कई सारे कारकों के मिलने से होती है, और प्रत्येक कारक या फिर जो एक तत्व है वो एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बेसिकली वो उसको लीड करता है। और ये साथ ही साथ एक दूसरे से सभी के सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और बहुत से कारकों के मिलने के कारण ही बुद्धि की रचना होती है। जिससे कि अनेक ईंटों को मिला के आपका मकान बनता है ना, वैसे ही आपके इन सभी कारकों को मिलाने से बुद्धि की रचना होती है। भले ही एक ईंट दूसरी ईंट से अलग है, दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वो पूरे मकान के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। इसी तरह से ये सभी कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इन सभी कारकों के मिलने से ही बुद्धि का निर्माण होता है। तो थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार कोई सामान्य बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है। जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था, बुद्धि कई विशेष मानसिक क्रियाओं या फिर क्षमता का एक योग है, ये इनके द्वारा माना गया है। इसके अलावा जो बहुकारक सिद्धांत में जो फ्रीमैन है उनका ये मानना है कि इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। इनका बेसिकली यही मानना था कि सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होती है, बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। जितनी भी आपकी मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके संग एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी जितनी भी होती है, उसके संग प्रत्येक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी के संग कोई ना कोई कारक जुड़ा होता है। इसके बाद थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारण जी कारक नहीं होता है। जैसे कि स्पीयरमैन ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के लिए एक जी कारक की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्होंने सिंपली ये बोला कि जो डिफरेंट आपकी मेंटल प्रोसेस हैं इनके बीच अगर कोरिलेशन है तो इसका कारण जी कारक नहीं है, बल्कि इन मेंटल प्रोसेस के बीच में कई सारे कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और दी हुई मानसिक क्रियाओं में जितने अधिक कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोरिलेशन उतना ही अधिक होगा। तो बेसिकली इन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि देयर इज अ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन
एनी टू मेंटल प्रोसेस। जितने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मानसिक प्रक्रियाएं उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होंगी, एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगी। मतलब आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि अगर आपके दो मानसिक कार्य है, एक एक्स कार्य है, एक वाई कार्य है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक्स कार्य के लिए 10 कारक की आवश्यकता है और वाई कार्य के लिए भी 10 कारक की आवश्यकता है। अब बेसिकली क्या है कि इसमें 8 कारक ऐसे हैं जो कि आपस में इन दोनों में कॉमन है। अब 8 कारक कोई भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में दोस्तों 10-10 कारकों की आवश्यकता है। भले ही वो डिफरेंट हो, लेकिन इसमें से 8 क्या है, कॉमन है। तो हम कहेंगे कि एक्स और वाई क्या है, उतने ही कोरिलेटेड है, आपस में क्या है, इनके बीच में उतना ही सहसंबंध है। अब इनमें आपस में अगर कारक बहुत कम होंगे कॉमन, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में उतना ही कम कोरिलेशन है या फिर उतना ही कम सहसंबंध है। तो ये इनका दोस्तों मानना है कि किसी भी मेंटल प्रक्रिया को करने के लिए कई सारे कारकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आप मेंटल प्रक्रिया दोस्तों अगर मान लेते हैं एक्स, उसको करने के लिए 10 कारकों की आवश्यकता है, सिमिलरली वाई को भी करने के लिए 10 कारकों की आवश्यकता है, या फिर मान लो 8 की है, तो फिर इन दोनों में जितने भी आपके कॉमन कारक होंगे, जितने ज़्यादा कॉमन होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि इन दोनों मानसिक प्रक्रियाओं में उतना ही अधिक सहसंबंध होगा। इस तरह की थ्योरी दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुकारक सिद्धांत में गिलफोर्ड के सिद्धांत के बारे में। देखिए, बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक पुराना सिद्धांत माने जाने लगा और मनोवैज्ञानिकों ने इसी श्रेणी में दूसरा सिद्धांत, जिसे कि गिलफोर्ड का सिद्धांत, जो कि 1967 में प्रतिपादित किया, उस पर दोस्तों अधिक ध्यान दिया गया। और गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को दोस्तों त्रिमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको 3 डायमेंशन थ्योरी या फिर इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर थ्योरी भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और गिलफोर्ड का सिद्धांत दोस्तों जो थर्स्टन, थॉर्नडाइक तथा स्पीयरमैन के सिद्धांतों से काफ़ी डिफरेंट है। बेसिकली इनका ये विचार था कि बुद्धि के दोस्तों सभी एलिमेंट्स को 3 डायमेंशन में दोस्तों रखा जा सकता है। और ये जो 3 डायमेंशन है दोस्तों, ये है, एक है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, दूसरा आता है कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, और तीसरा आता है दोस्तों उत्पादन। जब दोस्तों संक्रिया से हम बात करते हैं यानी कि ऑपरेशन से हम बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जो भी आपकी मेंटल प्रोसेस है, उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, इसको दोस्तों 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको दोस्तों पहला आता है इवैल्यूएशन, जिसको कि हम ई फैक्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों, या ई ऑपरेशन बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो इसको हम एन से शो करते हैं। इसके अलावा फिर आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको कि हम डी से शो करते हैं। इसके बाद फिर हम आता है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, ठीक है, तो इसको हम सी से दोस्तों हम शो करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आता है मेमोरी यानी कि एम। तो यानी कि इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके अलावा कॉग्निशन, कॉग्निशन का अर्थ हो गया आपका संज्ञान, और देन उसके बाद दोस्तों आपके आती है मेमोरी। तो बेसिकली जो संक्रिया हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके 5 इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर चीजें आएंगी। तो 5 भागों में दोस्तों इसको बांटा गया है। तो गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में दोस्तों बांटा है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ई का मतलब है इवैल्यूएशन, यहाँ पर जो अभिसारी चिंतन है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम एन से शो करेंगे। इसके अलावा जो अपसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको हम डी से शो करेंगे, कॉग्निशन को सी से, और एम को मेमोरी से शो करेंगे। ठीक है ना, एम का मतलब हो गया मेमोरी। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला आता है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु की दोस्तों हम बात करेंगे। तो विषय वस्तु बेसिकली क्या है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, हटा दूं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं विषय वस्तु की बात करूंगा, बेसिकली कंटेंट है। तो इस डायमेंशन में उस एरिया की हम बात करेंगे जहां पर इंफॉर्मेशन के आधार पर ही दोस्तों आपके जो ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एकांश है या सूचनाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो बेसिकली इनको भी क्या है, 5 भागों में दोस्तों बांटा गया है। इन 5 भागों की दोस्तों हम बात करेंगे। तो देखिए जहाँ पर संक्रिया है इसमें 5 भाग हैं, इस विषय वस्तु इसमें भी दोस्तों 5 भाग है। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें आती है दृष्टि यानी कि विजुअल, इसको हम वी से दिखाते हैं। इसके बाद आता है श्रव्य यानी कि ऑडिटरी यानी कि ए से दिखाते हैं। संकेतिक यानी कि सिंबॉलिक, इसको हम एस से दिखाते हैं। इसके बाद आता है शाब्दिक यानी कि आपका वर्बल, इसको हम एम से दिखाते हैं। बेसिकली सेमेंटिक इसको बोला जाता है। और व्यवहारिक यानी कि इसको हम बिहेवियरल बी से दिखाते हैं। तो बेसिकली ये आपका दोस्तों क्या आता है, कंटेंट के अंतर्गत आता है। इसके अंदर भी आपके 4 आएंगे। बेसिकली आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आपका आएगा विजुअल, वी फॉर विजुअल। श्रव्य का मतलब हो गया आपका ए फॉर ऑडिटरी। इसके बाद सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। इसके बाद सिमेंटिक, इसके बाद यानी कि एम, और इसके अलावा व्यवहारिक यानी कि बी।
ठीक है, तो इसके अंदर 5 आपके इंफॉर्मेशन या फिर एकांश आपके इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद दोस्तों आता है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जब आप किसी विशेष प्रकार की कंटेंट के द्वारा की गई ऑपरेशन का जो परिणाम निकल कर आएगा उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, उत्पादन बोलेंगे। तो बेसिकली अगर कोई भी कंटेंट है उसके द्वारा जो भी ऑपरेशन किया जाता है उससे जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आता है उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उत्पादन या फिर परिणाम बोलते हैं। इसको दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भाग दोस्तों कौन कौन से? सबसे पहले दोस्तों आता है यूनिट्स यानी कि आशय, इसके बाद आती है वर्ग यानी कि क्लास, ओके, इसके बाद आता है रिलेशन यानी कि संबंध, इसके बाद आती है सिस्टम यानी कि पद्धतियां, ओके, एंड इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्थानांतरण, एंड देन इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, या इम्प्लीकेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन यानी कि आशय। तो ये दोस्तों आपके अंदर इसके अंदर 6 ये संक्रियाएं या 6 इसके अंतर्गत उत्पादन के अंतर्गत ये 6 पार्ट इसके आते हैं। तो बेसिकली परिणाम को 6 भागों में बांटा गया है। तो अब अगर देखें तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखें तो इन कारकों की जो संख्या होती है 5 गुणा 5 गुणा 6 हो जाती है, क्योंकि त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन है। तो बेसिकली आपके कितने मिलेंगे, 150 दोस्तों यहाँ पर कारक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बहुकारक सिद्धांत में जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड के द्वारा 150 दोस्तों कारक यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुकारक सिद्धांत में जो बुद्धि की व्याख्या है ये 3 विमाओं के आधार पर दोस्तों ने दी है, और प्रत्येक विमा के कई सारे कारक हैं। संक्रिय विमा के 5 कारक हैं, विषय वस्तु विमा के 5 कारक हैं, उत्पादन विमा के 6 कारक हैं। इस तरह से गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल मिलाकर 150 दोस्तों कारक होते हैं। इसी को दोस्तों मल्टी फैक्टर थ्योरी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कारक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, वो है केटल एवं हान का बुद्धि सिद्धांत। अब केटल और हान के द्वारा एक और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दोस्तों दी गई 1971 में। रेमंड केटल तथा जॉन हान ने 1985 में बुद्धि का एक सिद्धांत डेवलप किया, और बेसिकली इन्होंने इस सिद्धांत में स्पीयरमैन के जो सामान्य बुद्धि कारक है इनको 2 भिन्न लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड सब टाइप्स में दोस्तों बांटा है, जिसको कि तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि के नाम से जानते हैं, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और या फिर कंक्रीट इंटेलिजेंस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या फिर इसको आप क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस भी दोस्तों बोल सकते हैं, ठीक है, या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसको GEGF मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली GC एंड GF मॉडल। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ये भी बोला जाता है। तो एक हो गई आपकी दोस्तों फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसको कि हम GF बोलते हैं, और ठोस बुद्धि का मतलब हो गया GC। तो GC-GF मॉडल भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो बेसिकली जब हम तरल बुद्धि की दोस्तों हम बात करते हैं, तरल बुद्धि का अर्थ क्या होता है कि बेसिकली जो व्यक्ति में जो तर्क करने की क्षमता होती है या फिर सोचने की क्षमता होती है जो कि उसको जन्मजात मिली होती है, या फिर उसको जो वंशानुगत क्षमता होती है, ठीक है, तो इस बुद्धि को ही दोस्तों हम तरल बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति नई नई समस्या का समाधान या फिर परिस्थितियों से निपटता है तो इसमें उसके पूर्व के अनुभव काम नहीं आते, उसमें जो जन्मजात क्षमता होती है या बेसिकली उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो प्रभावशीलता है उसको यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि उसकी जो पूर्व की अनुभूतियाँ उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तरल बुद्धि दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। जब हम ठोस बुद्धि की बात करेंगे तो ठोस बुद्धि या फिर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो व्यक्ति ने दोस्तों जो भी नॉलेज एक्वायर्ड की है या फिर जितने भी एक्सपीरियंस दोस्तों उसने प्राप्त किए हैं उससे अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पा रहा है या फिर उनको कर पा रहा है तो इस तरह की जो बुद्धि होगी उसको हम ठोस बुद्धि बोलेंगे। यानी कि अगर आप वर्तमान समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पहले से जो आपने अर्जित ज्ञान किया है उसके उपयोग के आधार पर आप उसको कर पा रहे हैं, तो इस तरह की जो क्षमता है उसको हम ठोस बुद्धि बोलेंगे। तो तरल बुद्धि बेसिकली क्या है कि आपको जो हेरिडिटी में मिली है यानी कि वंशानुगत मिली है, और ठोस बुद्धि की बात करेंगे जो कि आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों केटल और हान का ये मॉडल है। इसके बाद दोस्तों जो अगला दोस्तों आपका कारक सिद्धांत है दोस्तों उसको बोलते हैं त्रिस्तरीय मॉडल, जो कि कैरोल के द्वारा दोस्तों दिया गया। कैरोल 3 स्ट्रेटम मॉडल दोस्तों इसको बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आपके स्ट्रेटम है, ठीक है ना। ये जॉन बी कैरोल के द्वारा दोस्तों 1993 में इसको प्रतिपादित दोस्तों किया गया था, और इन्होंने दोस्तों एक तरह से इंटीग्रेट किया है स्पीयरमैन, थर्स्टन और
के सिद्धांतों को, बेसिकली इन्होंने स्पीयरमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, थर्स्टन के द्वारा जो समूह कारक सिद्धांत दिया गया, केटल हॉर्न का दोस्तों जो सिद्धांत था, इन सभी के जो तत्व हैं उनको दोस्तों एक तरह से इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंटीग्रेटिव मॉडल। ठीक है, अब इसके अनुसार दोस्तों जो आपके मानसिक कौशल हैं उसके 3 स्तर दोस्तों इन्होंने बताए हैं। एक सामान्य होता है यानी कि जनरल, एक विस्तृत यानी कि ब्रॉड, और अगला होता है संकीर्ण। तो बेसिकली इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैरोल का 3 स्ट्रैटम मॉडल बोला जाता है। तो यहाँ पर हम इसका फिगर देख सकते हैं दोस्तों कि इनके द्वारा 3 स्ट्रैटम दोस्तों बताए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये नैरो स्ट्रैटम है जिसको कि स्ट्रैटम नंबर 1 बोला जाता है। ये आपका संकीर्ण स्तर है। इसमें बेसिकली क्या आता है कि आपका संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवस्त संज्ञानात्मक, प्रक्षेपणात्मक और प्रगतिकारी, ठीक है, ये इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं कॉग्निटिव, परसेप्चुअल एंड प्रोग्रेसिव वर्क कंडक्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। जबकि आपका जो ब्रॉड स्ट्रैटम है जिसको कि हम विस्तृत स्तर 2 बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि, सॉलिड इंटेलिजेंस, ठीक है, सामान्य स्मृति और अधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, गति संसाधन प्रतिक्रिया, समय निर्णय गति, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर आता है सामान्य स्तर 3 यानी कि जनरल स्ट्रैटम 3। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपका सामान्य बुद्धि, जी कारक यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। तो बेसिकली जो कैरोल का 3 स्ट्रैटम मॉडल है इसमें इन्होंने तीनों यानी कि स्पीयरमैन, थर्स्टन और केटल हॉर्न के सिद्धांतों को यहाँ पर समन्वित किया है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों ये भी एक और फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, हिरार्किकल थ्योरी इसको बोलते हैं। अब दोस्तों जो अभी तक हमने सिद्धांत पढ़े जैसे कि स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत या फिर थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या फिर आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, अब ये सभी सिद्धांत के पक्ष में दोस्तों कुछ ना कुछ सबूत मिले। तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जैसे कि बर्ट 1949, वर्नन 1960, हम्फ्रेज, इसके अलावा केटल, इन सभी वैज्ञानिकों ने दोस्तों स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत के तत्वों, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको कि हिरार्किकल थ्योरी बोला जाता है या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत की संज्ञा दोस्तों इनके द्वारा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है इसमें बुद्धि की तुलना दोस्तों एक पिरामिड से की गई है जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न तत्वों या कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में जब हम पिरामिड की बात करेंगे तो सबसे टॉप में दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीयरमैन का जी कारक देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी जरूरत सभी तरह के बौद्धिक या फिर मानसिक कार्य करने के लिए होती है। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरे स्तर पर दोस्तों आपको थर्स्टन के समूह कारक के समान 2 विस्तृत समूह कारक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो थर्स्टन है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी मेंटल प्रोसेस होती है, उन सब का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है, जिसका क्या होता है एक प्रधान कारक होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक समूह देखने को मिलेगा। एक होगा शाब्दिक शैक्षिक कारक और दूसरा होगा व्यावहारिक यांत्रिक कारक, ठीक है, बेसिकली इसको वर्बल एजुकेशन फैक्टर या VED के नाम से जानते हैं और दूसरा व्यावहारिक यांत्रिक कारक जिसको कि हम KM फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर के नाम से दोस्तों आप इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये जो 2 कारक आए इसको भी दोस्तों आके क्या करेंगे आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 3 पार्ट में गिलफोर्ड के बहुकारक के समान, गिलफोर्ड का भी हमने दोस्तों बहुकारक सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या होंगे 3 कारक इसके देखने को मिलेंगे। तो इनमें 2 प्रमुख कारकों को तीसरे स्तर पर अन्य छोटे छोटे समूह कारकों में बांटा गया है जो कि बिल्कुल गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत के समान है। तो बेसिकली ये क्या है, सेम टू सेम आपका जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है, इसके अलावा जो बहुकारक सिद्धांत है, मतलब इससे पहले जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दोस्तों हमने पढ़ी थी, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, उनके ही दोस्तों आपके क्या है, इन सबका मिला जुला रूप है जिसको कि हम पदानुक्रमिक सिद्धांत बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर से दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों एक तरह का क्या बन रहा है, पिरामिड टाइप का बन रहा है। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में आपका जनरल फैक्टर है जो कि स्पीयरमैन का है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि इसको फिर आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जस्ट लाइक ग्रुप थ्योरी बाय थर्स्टन, ओके, थर्स्टन की तरह। तो यहाँ पर आपका एक वर्बल एजुकेशन, ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल मैकेनिकल, ठीक है। तो वर्बल एजुकेशनल फैक्टर है, आपके 2 दोस्तों आपके ग्रुप फैक्टर रहेंगे। इसके बाद फिर इनको भी दोस्तों क्या किया गया है,
माइनर ग्रुप्स में दोस्तों तोड़ा गया है, ठीक है। तो जैसे वर्बल, न्यूमेरिकल, अदर, इसके अलावा मैकेनिकल, स्पेशल, मैनुअल, अदर, ठीक है। फिर इसको भी दोस्तों आपके स्पेशल, स्पेसिफिक फैक्टर में दोस्तों यहाँ पर तोड़ा गया। तो जो यहाँ नीचे जो कैटेगराइजेशन है ये बिल्कुल उसकी तरह किया गया है जैसे कि हमने दोस्तों अभी आपका गिलफोर्ड का दोस्तों हमने जो सिद्धांत पढ़ा था उसके आधार पर दोस्तों इसको आगे जाके फर्दर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कारक सिद्धांत आता है वो आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इस सिद्धांत का विकास दोस्तों गार्डनर के द्वारा किया गया और इस सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बहुबुद्धि का जो स्वरूप है वो अगेन एकाकी ना होकर दोस्तों बहुकारकी होता है, यानी कि मल्टीफैक्टोरियल होता है। अगेन दोस्तों ये भी आपके बहुकारक सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। गार्डनर ने दोस्तों मूलतः 7 तरह की बुद्धि का यहाँ पर वर्णन किया है और 1998 में दोस्तों इन्होंने इसमें 8वां प्रकार जोड़ा, फिर 2000 में दोस्तों इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। तो इस तरह से गार्डनर के अनुसार अभी जो बुद्धि है वो 9 प्रकार की होती है, लेकिन मूलतः दोस्तों इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। एक एक करके दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया भाषा बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आती है। यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस, वर्ड वोकेबलरी, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि की, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि में क्या होगी, तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे संबंध को पहचानने की क्षमता, सादृश्यता क्षमता, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आएगी। यानी कि एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द हिडन रिलेशनशिप बिहाइंड द सीक्वेंस ऑफ नंबर, है ना। तो ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद दोस्तों अगली आती है स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता, स्थानिक कल्पना शक्ति आदि करने की क्षमता इसमें सम्मिलित होती है। यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू मेंटली ट्रांसफॉर्म स्पेशल इमेजेस एंड द एबिलिटी टू हैव स्पेशल इमेजिनेशन, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम स्थानिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगली बुद्धि आती है, उसको शारीरिक गति बुद्धि बोला गया, यानी कि बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने और उनका उपयोग करने की क्षमता इसमें आती है। इसके अलावा इस तरह की बुद्धि की आवश्यकता जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन, शिल्पीकारों, इन सभी में दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक गति बुद्धि के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगली आती है दोस्तों सांगीतिक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता, ठीक है ना। यानी कि आप परसीव पिच को, रिदम को आप अच्छे से परसीव कर पाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों आपके अंदर कितनी म्यूजिकल एबिलिटी है, कितनी प्रोफिशिएंसी है, उसको विकसित करने की क्षमता भी इसमें सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इस तरह की बुद्धि जो आपके संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनमें ज़्यादा होती है। इसके बाद अगली आती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें डिफरेंशिएट करने की क्षमता, मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता, ये सभी दोस्तों आती है, ठीक है। इसे अंतराव्यक्तिक बुद्धि भी बोला जाता है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, इंट्रापर्सनल दोस्तों यहाँ पर ये इंट्रा होगा, ये इंटर नहीं होगा, इंट्रापर्सनल होगा, ठीक है ना, इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली आती है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी कि पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, ओके। तो इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, उनकी मनोदशाओं को समझने की क्षमता, उनकी चित्त प्रकृति को मॉनिटर करके नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा, इस बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता, इस तरह की क्षमता दोस्तों इसके अंतर्गत होती है। इसे अंतर्व्यक्तिक बुद्धि भी बोला जाता है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आप दूसरे के मूड को, उसके टेम्परामेंट को आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं,
दूसरे की प्रेरणाओं, इच्छाओं को आप समझ पा रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ पा रहे हैं, इस तरह की क्षमता को ही व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या फिर पर्सनल अदर इंटेलिजेंस या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जो कि दोस्तों आपका 8वां प्रकार है, जिसको कि बाद में जोड़ा गया, इसको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। 1998 में दोस्तों इसको संशोधन के बाद जोड़ा गया। इससे तात्पर्य व्यक्ति के प्रकृति में जो पैटर्न और इसके अलावा सिमेट्री दोस्तों जो मौजूद होते हैं, उसे सही सही पहचानने की क्षमता से दोस्तों इसका आशय होता है। और इस ढंग की बुद्धि किसानों में, जीव विज्ञानियों में, वनस्पति वैज्ञानिकों में अधिक होती है। ठीक है ना। तो आप जो प्रकृति का पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसकी सिमेट्री को समझ पा रहे हैं, तो इस ढंग की जो बुद्धि होगी उसको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली होगी उसको हम अस्तित्ववादी बुद्धि बोलते हैं। गार्डनर के इस बुद्धि में जो सिद्धांत है दोस्तों वो 2000 में जब संशोधन किया गया तो ये 9वीं प्रकार की बुद्धि दोस्तों जोड़ी गई। तो बेसिकली क्या है, मतलब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इससे तात्पर्य क्या है कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, इसके अलावा जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूतियों की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से इसका आशय होता है। और इस तरह की जो बुद्धि होती है वो दार्शनिकों में ज़्यादातर पाई जाती है। फिलोसफर जो होते हैं या फिलोसफर थिंकर जो होते हैं उनके द्वारा ज़्यादातर इस बुद्धि का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसको हम अस्तित्ववादी बुद्धि बोलते हैं, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो इसको फिर 2000 के संशोधन में 9वें टाइप में जोड़ा गया। तो पहले 7 थी, बाद में फिर एक 1998 में, फिर एक 2000 में जोड़ा गया। तो कुल मिला के गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन है इस समय पर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के बारे में, यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। अभी तक दोस्तों हम कारक सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। 1960 तक दोस्तों बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों के आधार पर ही की जाती रही थी। ठीक है, परंतु इसके बाद के वर्षों में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा तो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों के द्वारा अधिक की जाने लगी, और इन सिद्धांतों को ही दोस्तों प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत की दोस्तों क्या विशेषता है, बेसिकली कि यहाँ पर बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या भिन्न भिन्न कारकों के रूप में ना करके उसके द्वारा दोस्तों जो बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में की जाती है, यानी कि बेसिकली वो बौद्धिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य किसी की समस्या का समाधान करता है, तो उस बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में दोस्तों इसको की गई है। तो इस सिद्धांतवादियों के लिए बुद्धि के लिए संज्ञान और संज्ञानात्मक क्रिया शब्द का प्रयोग ज़्यादा दोस्तों इसमें किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर कारक को इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया है, यहाँ पर दोस्तों जो बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं उनको दोस्तों इम्पॉर्टेंट माना गया है। यानी कि बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके रूप में ना करके बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में किया गया है, जिससे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ पर बुद्धि के लिए संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है, यानी कि कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस का प्रयोग ज़्यादा किया गया। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत कई सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है दोस्तों, जैसे कि पियाजे का सिद्धांत है, ब्रूनर का है, स्टर्नबर्ग का है, जुआन पास्कुएल लियोनी का सिद्धांत है, जेनसन का सिद्धांत है, जेपी दास, इन सभी के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है पियाजे और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। इसके अलावा जेपी दास का जो पास मॉडल है वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में। पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों उसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत माना जाता है। हालांकि दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने काफ़ी पहले कर लिया था, 1920-30 के आसपास। फिर बाद में दोस्तों इन्होंने काफ़ी इसका कॉम्प्रिहेंसिव रूप दिया और 1970 को दोस्तों फिर इसको प्रकाशित किया गया और इसका नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोस्तों इसको बोला गया। ठीक है, तो पियाजे मानते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की दोस्तों एक एडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के संग होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि विच इंक्लूड्स बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है, बच्चों में जैसे जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होती हैं, वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी दोस्तों होता रहता है। ये इनका दोस्तों बेसिक सा नियम है। तो बेसिकली इन्होंने क्या माना कि बुद्धि को इन्होंने एक एडेप्टिव प्रोसेस माना जिसमें
जैविक प्रक्रिया तो है ही, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तो है ही, इसके अलावा जैविक परिपक्वता और वातावरण के संग होने वाली अंतःक्रियाएं दोस्तों इसमें दोनों की दोनों इंक्लूड होती हैं। यानी कि बच्चा जब आपका मैच्योर होगा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के संग जब इंट्रैक्शन होगा तो उसके संग जो बुद्धि है वो अडेप्ट होते चले जाएगी और बच्चे में जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो डेवलप होगी और वैसे वैसे उसका क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अब पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग दोस्तों जो इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास है वो 4 अवस्थाओं में होता है। एक होती है दोस्तों आपकी ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद फिर आती है दोस्तों प्राक प्राचलात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर मूर्त प्राचलनात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद औपचारिक प्राचलनात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये दोस्तों आपकी 4 स्टेजेस हैं जो कि पियाजे के द्वारा दी गई, जिसको कि पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी बोला गया दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोला गया। इन 4 अवस्थाओं में दोस्तों आपका क्या होता है, विकास होता है और बुद्धि क्या होती है इसी के द्वारा क्या होती है, विकसित होती चली जाती है। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तो आ ही रही है, साथ ही साथ दोस्तों क्या हो रहा है जो वातावरण है उसके संग क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन होता है। तो वातावरण के संग जब इंट्रैक्शन हो रहा है तो साथ ही साथ दोस्तों क्या हो रही है, बुद्धि क्या हो रही है, अडेप्ट होती चली जा रही है और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे जब हम पियाजे थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप इतना समझ लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के बारे में। स्टर्नबर्ग थ्योरी है दोस्तों, ये भी आपकी एक और आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी जो कि आपकी इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में दोस्तों जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों स्टर्नबर्ग ने किया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में। और बेसिकली दोस्तों इन्होंने माना है कि ये जो सिद्धांत है दोस्तों एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के नाम से दोस्तों इन्होंने माना है, ठीक है। इन्होंने सिंपली माना है कि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या फिर कंपोनेंट में या फिर बेसिक स्किल में दोस्तों बटी हुई होती है और प्रत्येक कंपोनेंट के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती है जिनको कि वो प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी कि उनके गुण और अवगुणों की वो परख करता है और फिर उसी के आधार पर दोस्तों वो विवेचना करता है और समस्या को सॉल्व करता है। तो इस तरह की दोस्तों इनके द्वारा थ्योरी दी गई। अब यहाँ पर स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में इनके द्वारा दोस्तों 5 चरण बताए गए हैं जिनको दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो निम्नलिखित जो चरण है उनमें दोस्तों किसी सूचना को दोस्तों जो व्यक्ति है वो प्रोसेस करता है। तो देखिए कैसे कैसे करता है। सबसे पहले बात आती है कूट संकेत यानी कि एनकोडिंग। इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं को पहचान करता है, यानी कि इन दिस स्टेज पर्सन आइडेंटिफाई करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन हिज माइंड, उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद अगला है अनुमान यानी कि आपका इनफिरिंग, ठीक है। तो इनफिरिंग का मतलब यह है कि जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनके आधार पर वो कुछ ना कुछ अनुमान लगाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ही मेक सम इन्फ्रेंसेस। इसके बाद दोस्तों अगला आता है व्यवस्था जिसको कि मैपिंग बोलते हैं। इस चरण में जो गत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के बीच में प्राणी संबंध जोड़ता है, यानी कि इन दिस स्टेज द क्रिएचर मेक कनेक्शन बिटवीन द पास्ट सिचुएशन एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि व्यक्ति इसमें पिछली परिस्थिति और जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बीच में संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, ओके। इसके बाद अगला आएगा उपयोग यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का सिंपल सा अर्थ है कि इसमें व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है, यानी कि बेसिकली जो आपने अनुमानित संबंध जो अपने से पहले किया उसका दोस्तों आप रियल में उपयोग करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस जो आपके रिलेशनशिप है उसका आप दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। तो ये अंतिम चरण है, इसमें व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढता है, यानी कि इस लास्ट स्टेज में जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो ढूंढता है। तो ये जो टोटल प्रक्रिया है दोस्तों आपकी 5 चरणों में चलती है। इसके अलावा किसी भी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को प्रोसेस करता है उसको ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने दोस्तों 3 उप सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि के
जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको तीन तंत्र सिद्धांत भी बोला जाता है, ट्राइआर्किक थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई आप मेंटल वर्क कर रहे हैं तो जिस तरह से आप सूचनाओं को प्रोसेस कर रहे हैं, तो जिस स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो तीन उप सिद्धांतों के आधार पर है और इसको दोस्तों हम जनरली त्रितंत्र सिद्धांत बोलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने किसी भी व्यवहार के पीछे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को दोस्तों तीन तरह के कंपोनेंट में इन्होंने डिवाइड किया है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला दोस्तों जो कंपोनेंट होता है उसको हम मेटा घटक बोलते हैं। ठीक है, मेटा कंपोनेंट दोस्तों इसको बोलते हैं। मेटा कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो आप हाई लेवल प्रोसेस करते हैं जिसके माध्यम से कार्य के निष्पादन की योजना बनाई जाती है, उनको रेगुलेट किया जाता है और उसे कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। या बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि इससे आप समस्या की पहचान कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, उनको तार्किक ढंग से जांच सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करना, ये सभी दोस्तों इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो इसको दोस्तों हम जनरली क्या बोलते हैं, मेटा घटक बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेटा कंपोनेंट उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से रिलेटेड होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला आता है निष्पादन घटक यानी कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल मेंटल प्रोसेस से दोस्तों इसका संबंध होता है जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें वैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी जिससे व्यक्ति अपने पास एक्सपीरियंस का उपयोग करके किसी क्रिया को कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ज्ञान संग्रहण घटक यानी कि नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो ज्ञान संग्रहण घटक का मतलब ये है उन प्रक्रिया से हैं जिससे व्यक्ति नई सूचनाएं सीख पाता है और स्मृति में सूचनाओं को सीखने में उपयोग करता है। ठीक है, सो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर नई सूचनाओं को सीख पाता है, उससे दोस्तों इसका सिंपल सा संबंध है। इसके अलावा दोस्तों उपरोक्त जो तीन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अलावा स्टर्नबर्ग ने भी व्यक्ति को तीन तरह की बुद्धियों में माना है कि स्टर्नबर्ग का ये मत है कि व्यक्ति में तीन तरह की दोस्तों बुद्धियां होती हैं। उनके बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो हमारी तीन कॉग्निटिव प्रोसेस थी, इसके अलावा स्टर्नबर्ग का मानना है कि व्यक्ति में तीन तरह की बुद्धियां होती है। पहली होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी समस्या का समाधान करना है तो पहले आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन उसके बाद उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि का तात्पर्य क्या होगा, समस्या समाधान में समस्या को पहले छोटे छोटे अंशों में बांटकर समाधान करने की क्षमता से इसका अर्थ होता है। ठीक है, इस ढंग की क्षमता का मापन हम बुद्धि परीक्षणों या फिर जो आपके शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है इनके द्वारा दोस्तों कर लेते हैं। इसको दोस्तों आप कंपोनेंट इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो घटकीय बुद्धि है इसको भी दोस्तों इसको बोला जाता है। इसके बाद अगली आती है सृजनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसको दोस्तों हम अनुभवजन्य बुद्धि भी बोलते हैं या फिर आप इसको इंपीरिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अनुभवजन्य बुद्धि या फिर आप इसको एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सृजनात्मक बुद्धि में वे मानसिक कौशल सम्मिलित होते हैं जिनकी आवश्यकता नई समस्याओं के समाधान में पड़ती है। यानी कि अगर आपके सामने नई समस्या आ गई तो फिर उसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो इसमें व्यक्ति क्या होता है कि किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मक बुद्धि बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं इसको दोस्तों आप संदर्भात्मक बुद्धि भी इसको बोला जाता है यानी कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो इस बुद्धि में उस तरह की क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल होता है जिससे उसको अधिकाधिक लाभ मिल सके। यानी कि अपने वातावरण को एक खास ढंग से मोड़ने की क्षमता या परिवर्तित जो परिस्थिति है अपने आप को सही ढंग से समायोजित करने की क्षमता, इस तरह की दोस्तों जो क्षमता होती है उसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बुद्धि के पास मॉडल के बारे में, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों ये जो मॉडल है इसका विकास जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किरवी के द्वारा दोस्तों 1994 में किया गया।
और बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों लूरिया के द्वारा जो मस्तिष्क की संरचनाओं के विश्लेषण पर दोस्तों आधारित है। लूरिया के द्वारा दोस्तों मस्तिष्क की संरचनाओं का विश्लेषण किया गया था और उसी पर दोस्तों ये बेस्ड है। और इस सिद्धांत का संबंध दोस्तों जो सूचना संसाधन उपागम यानी कि आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच उससे भी दोस्तों संबंधित है, जो कि आपका हमेशा गत्यात्मक होता है यानी कि डायनेमिक होता है, यानी कि किसी क्षमता के समान दोस्तों ये स्थिर नहीं होता है। यहाँ पर बुद्धि के 5 मॉडल के अनुसार दोस्तों जो बौद्धिक क्रिया है इसमें जनरली 4 तरह के दोस्तों तांत्रिकी तंत्र होते हैं और ये अंतर्निर्भर कार्य दोस्तों इसमें सम्मिलित होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये इंट्रा डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर दोस्तों क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब इन मस्तिष्क की इनको कार्यात्मक इकाई के नाम से भी दोस्तों बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है दोस्तों ये आपका एक फंक्शन है, तो फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, सो इसे मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई भी बोला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 तरह के दोस्तों यहाँ पर कार्य होते हैं। सबसे पहला दोस्तों आता है योजना यानी कि प्लानिंग, इसके बाद आता है अवधान या उत्तेजन, इसको हम बोलते हैं अटेंशन। सो पी फॉर प्लानिंग, अवधान यानी कि अटेंशन। इसके बाद आता है समकालिक यानी कि साइमल्टेनियस और अनुक्रमिक यानी कि सक्सेसिव। तो देन दोस्तों आपका बुद्धि का 5 मॉडल दोस्तों बनता है। ठीक है, सो बेसिकली जो बुद्धि का दोस्तों ये जो सिद्धांत है इन 4 पर दोस्तों 4 तत्वों का दोस्तों प्रतिफल है। तो बुद्धि का ये मॉडल योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और अनुक्रमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे 4 तत्वों का प्रतिफल है और इन चारों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर 5 मॉडल का नामकरण किया गया। तो इतना दोस्तों आपके लिए काफी रहेगा इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों बुद्धि का एक और सिद्धांत है जिसके बारे में दोस्तों जानना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत, जिसको कि थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों जो सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत है इसमें बुद्धि की व्याख्या उसकी इमोशनल एबिलिटी या फिर इमोशनल कॉम्पिटेंस के आधार पर दोस्तों की जाती है। सामवेगिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो लोगों को दूसरे के संवेगों को समझने और उनके प्रति अनुक्रिया करने, अपने आप को अभिप्रेरित करने तथा अपने संवेगों से अवगत होने और उन पर नियंत्रण रखने आदि से दोस्तों संबंधित होता है। यानी कि आप दूसरे के संवेगों को समझ पा रहे हैं, आप दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उनके प्रति अनुक्रिया कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं और आप अपने संवेगों से भी अवगत हैं, उन पर आप नियंत्रण रख पा रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि जो होती है वो सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत दोस्तों आती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामवेगिक बुद्धि का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट है उसको पीटर साल्वे और मेयर के द्वारा 1990 में दोस्तों प्रतिपादित किया गया था। बाद में गोलमैन थे 1995, इन्होंने अपनी पुस्तक सामवेगिक बुद्धि में इसको दोस्तों विस्तारित किया और विकसित किया। यानी कि पहले साल्वे और मेयर 1990 में इस कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया गया इनके द्वारा और इसको एक्सपेंड किया बाद में गोलमैन ने 1995 में। सामवेगिक बुद्धि के सिद्धांत में दोस्तों बेसिकली 2 सामान्य भागों में दोस्तों इनको बांटा गया है। एक इसमें दोस्तों आते हैं आपके व्यक्तित्व तत्व और एक आते हैं अंतर व्यक्तित्व तत्व यानी कि पर्सनल कंपोनेंट। ठीक है, और इसके अलावा आते हैं अंतर व्यक्तिक तत्व। पर्सनल कंपोनेंट की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपकी क्या होते हैं, आत्मज्ञान इसमें सम्मिलित होता है। यानी कि सामवेगिक बुद्धि के इस तत्व में आपका जो सेल्फ नॉलेज होती है वो दोस्तों इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने संवेगों से अवगत होता है और दूसरे के संवेगों को भी दोस्तों वो क्या करता है, मैनेज भी करता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, आत्म अभिप्रेरक भी बोलते हैं या बेसिकली इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपने असंवेगों से अवगत होते हैं, अपने संवेगों को आप प्रतिबंधित करते हैं। आत्म अभिप्रेरण की दोस्तों यहाँ पर आपकी खूबी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अंतर व्यक्तिक तत्व। अंतर व्यक्तिक तत्वों का मतलब क्या होगा, इंटरपर्सनल कंपोनेंट। तो सामवेगिक बुद्धि के इस तत्व में आप क्या करेंगे, दूसरे के संवेगों को समझेंगे, उनके प्रति आप संवेदनशील बनेंगे। ठीक है, और दूसरे के संवेगों के प्रति आपका जो रवैया रहेगा वो संवेदनशील रहेगा। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर अंतर व्यक्तिक तत्व इसके अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि दूसरे के संवेगों को पहुँचाना, ठीक है, संबंधों को संचालित करना, हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या आते हैं, सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आने वाले
कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट है जिनको आप समझेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति तत्व यानी कि सामवेगिक बुद्धि के तत्व में आत्मज्ञान सम्मिलित होता है। इसमें व्यक्ति अपने संवेगों से अवगत होता ही साथ साथ दूसरे के संवेगों को भी प्रतिबंधित भी करता है। यानी कि बेसिकली व्यक्ति तत्व में 3 तरह के तत्व आते हैं: अपने संवेगों से अवगत होना, अपने संवेगों को प्रबंधित करना और इसके अलावा आत्म अभिप्रेरण। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अंतर्व्यक्ति तत्व। अंतर्व्यक्ति तत्व का मतलब क्या है कि सांवेगिक बुद्धि के इस तत्व में दूसरे के संवेगों को समझना, उनके प्रति संवेदनशील होना, संवेगों को उचित ढंग से संचालित करना, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसके अलावा इस श्रेणी में दोस्तों आपके क्या आते हैं, 2 तत्व प्रधान हैं, जैसे कि दूसरे के संवेगों की पहचान करना और इसके अलावा मैनेजिंग रिलेशनशिप। ओके, और सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए मेयर, सलावे और कारुसो ने सांवेगिक बुद्धि परीक्षण, इसको कि हम MSCEIT, इसका दोस्तों इन्होंने विकास किया था। तो MSCEIT मेयर, सलावी, कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दोस्तों आपका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि सांवेगिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए इसका विकास किया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके बुद्धि के इम्पॉर्टेंट सिद्धांत। जितने भी दोस्तों सिद्धांत है हमने कोशिश करी कि यहाँ पर इसको इस क्लास में दोस्तों उसको शामिल किया जाए। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये जरूर मदद करेगी। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।